बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और बहुत अच्छा जो है आपने टाइम जो है स्पेंड किया होगा। लास्ट वीक आपकी जो वेकेशन थी, तो उसके बाद हम दोबारा से अपनी रूटीन की तरफ आ गए हैं। यानी हमने आज से दोबारा से लेक्चर का जो सिलसिला है वो स्टार्ट किए। फर्स्ट लेक्चर जो है वो आपका बेटा ये नहीं होता, लेकिन आज मुझे ये लेक्चर जो है आपका उर्दू का लेना है और उसके बाद इंशाल्लाह ताला कल से हम अपना रूटीन में लेक्चर लिया करेंगे। तो बेटा आज जो है, आज लेसन नंबर 4 होगा हमारा, पाकिस्तान के अहम त्योहार। तो इसकी हम रीडिंग करेंगे। पेज नंबर मैं आपको बता देती हूँ क्या है। पेज नंबर है 19। पेज नंबर 19 है। तो आप सब जो है अपनी बुक ओपन कर ले और उसके बाद जो है हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे, ताकि आने वाले बच्चे जो हैं, ये लेसन मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है कि जो बाद में लोग आए उनको पता चल जाए कि हम लोग जो है वो रीडिंग स्टार्ट करने लगे हैं और वो आराम से बुक का पेज नंबर खोल लें जो आप ऊपर मैंने लिखा है। तो साथ साथ में जो है आप एंटर हो रहे हैं बेटा, शाबाश जी। मिशाल खान और जबीब जो हैं आगे हैं खैर से, माशाल्लाह जो रेगुलर स्टूडेंट है मेरे। तो आप लोग जो है बेटा साथ साथ अपना, एक मिनट मैं आप सबको चूंकि पार्टिसिपेंट्स को कर लूं। जी तो बेटा अभी हम जो है अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, लेसन का नाम है हमारा पाकिस्तान के चंद अहम त्योहार और इसका जो तदरीसी मकासद हैं वो ये हैं जो आपकी बुक के पेज पे पेज नंबर 19 पे लिखे हुए हैं। जो आपकी बुक के पेज नंबर 19 पे लिखे हुए हैं वो ये हैं। तहजीब और सकाफत के मफहूम से आशना हो सके। तदरीसी मकासद जो हैं वो ये हैं। तदरीसी मकासद के इस लेसन को क्यों शामिल किया गया आपकी बुक में कि तहजीब और सकाफत से, कि तहजीब क्या होती है, किसी भी मुल्क का कल्चर, रहन सहन, सिविलाइजेशन। तहजीब क्या होती है, पार्टिसिपेंट्स नहीं आ रहे उसको आपने जो है, और सकाफत, सकाफत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कल्चर कहते हैं। उसके बाद क्या है जनाब के त्योहारों से वाकफियत। अब त्यौहार क्या होते हैं, मुख्तलिफ त्यौहार, जैसे रिसेंटली आपने अभी ईद का त्यौहार जो है वो मनाया है, ये हमारा कौमी त्यौहार है। इसके अलावा जो है हर सूबे के, हर इलाके के इलाकाई त्यौहार अलग होते हैं और मुल्की त्यौहार अलग होते हैं। वो हम सब चीजें, इन चीजों से हम वाकफियत हासिल करेंगे। कौमी त्यौहारों से वाकफियत, कौमी त्यौहारों से वाकिफ हो सकेंगे। ठीक है, कौमी त्योहारों से हम वाकिफ हो जाएंगे और जान सकेंगे कि हमारे मुल्क में
मुख्तलिफ सूबों के में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। एक तो होता है त्यौहार जो है, हम ईद का त्यौहार बहुत खुशी से मनाते हैं, ये अल्लाह पाक का इनाम है ईद के बाद हमारे लिए, और इससे तो हम पूरा मुल्क ही मनाता है। लेकिन कुछ ऐसे त्यौहार हैं जो कि हम जो है अपने अपने इलाकों में, अपने अपने सूबों में मनाते हैं, जिसका एक के बाद दूसरे सूबे या दूसरे शहर से कोई ताल्लुक नहीं होता। लोग जाते हैं उस त्यौहार में, उस जश्न में हिस्सा लेते हैं, लेकिन हम लोग ये हर एक पर फर्ज नहीं होता। फिर क्या है कौमी त्योहारों की अहमियत। नंबर 3 पॉइंट जो है इनकी अहमियत कि ये क्यों जरूरी है, इनका मनाया जाना क्यों जरूरी है, ये सब आपको इस चैप्टर की रीडिंग के बाद, पढ़ने के बाद पता चलेगा। फिर नंबर 4 पॉइंट जो है मजमून कैसे लिखा जाता है। अब ये जो है पाकिस्तान के अहम त्यौहार, ये एक मजमून है। अब ये कैसे लिखा जाता है इसके बारे में आप लिखना जो है, मजमून लिखना जान सकेंगे। मजमून लिखना जो है वो आप सीख लेंगे कि मजमून जो है वो कैसे लिखा जाता है। और आपको पता है ये हमारे यूजीआई की भी रिवायत है कि जो है ऐसे राइटिंग कंपटीशन होता है, और वो उसका तरीकेकार ये है कि बच्चे जो हैं क्लास में, उनको एक टॉपिक दे, पहले 2, 3 या 4 टॉपिक्स दे दिए जाते हैं, उसके बाद उनसे कहा जाता है कि इस पर ऐसे लिखें। और जब ऐसे लिखते हैं तो उसको जो है उसमें जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टूडेंट होते हैं उनको हम अलग कर लेते हैं, जो बहुत अच्छा, जिन्होंने ऐसे लिखा होता है, अपनी जनरल नॉलेज का इजहार किया होता है, जो जानते हैं, पहले तैयारी भी की होती है या और अच्छा तरीके से उसको अटेम्प्ट किया होता है। फिर ये होता है कि वहां पे जो है जो अपनी क्लास में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आता है, उसको फिर बाकायदा कंपटीशन क्या होता है, दूसरे जो है कैंपस में भेजा जाता है उस बच्चे को, और फिर फाइनली वहां पे उनका कंपटीशन इसी तरह से एक अलग सब्जेक्ट दे के उनसे फिर दोबारा से ऐसे राइटिंग ली जाती है, और फिर वहां पे वो बच्चे जो है अपनी सलाहियतों का इजहार करते हैं और उसके नतीजे में उनको जो है प्राइज मिलते हैं। ऐसे ही है ना। तो हमारा जो मजमून नवीसी है या ऐसे राइटिंग है, वो हम लोग इसी से ही सीखते हैं कि एक टॉपिक के ऊपर किन किन पॉइंट से और कैसे कैसे बात की जाती है। जी, वो बच्चे जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, आप लोग बेटा अब हम रीडिंग स्टार्ट करने लगे हैं पेज नंबर 19 पे, लेसन नंबर 4 की पाकिस्तान के अहम त्यौहार। तो आप लोग जो हैं अब अपनी बुक निकाल लें। तो बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ साथ मुश्किल मानी जो है वो आप उसको भी नोट डाउन करते जाइएगा, और आज की आपकी डायरी भी यही होगी कि इस लेसन के आपने मुश्किल अल्फाज के मायने जो है वो याद करने हैं। आपको इंशाल्लाह ताला जो है लेक्चर जो है वो आज तो कंप्लीट नहीं होगा बेटा, इंशाल्लाह ये कल आपका कंप्लीट होगा। अब मैं रीडिंग आपके सामने करने लगी हूँ इसकी। इंसानों के रहन सहन, रहन सहन रहना, सहना यानी रहने का अंदाज, और जिंदगी बसर करने के आदाब इसकी तहजीब व सकाफत की तश्कील करते हैं। तश्कील करना, बनाना, यानी कि इंसान का रहना सहना और वो जिस तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारता है, वो बताता है कि जिंदगी जो है किस तरह से गुजारी जाती है, और उस जिंदगी के गुजारने के अंदाज को देखकर हम उस कौम के या उस मुल्क के तहजीब, रहने सहने के तरीकों से, और सकाफत को इंग्लिश में कल्चर कहते हैं, उससे हम वाकफियत हासिल करते हैं। और चूंकि हर कौम का रहने सहने का अपना एक अंदाज होता है, अपना एक तरीका होता है, और उसके बारे में जो है हम लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं ये फलां फलां कौम की तहजीब ये है। सिविलाइजेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। वैसे तहजीब का मतलब होता है रहने सहने के आदाब या तरीके और रस्मो रिवाज, ठीक है। और सकाफत तर्ज तमद्दुन के यानी कि रहने के तरीकों को कहते हैं। ये दोनों वर्ड जो हैं वो आपस में लाजिम और मलजूम है। और ग्रामेटिकली मैं आपको बता दूं कि जब यहाँ पे दरमियान में वाव या और का इस्तेमाल हुआ तो ये क्या बन जाता है, ये मुरक्कब अतफी बन जाता है। ग्रामर भी आपने बेटा साथ साथ इसको अपना भूलना नहीं है, ये साथ साथ हमारी चलेगी,
क्योंकि ये हमारे ऑब्जेक्टिव में काम आती है। तो जब वाओ या और का इस्तेमाल होता है तो ये हमारा मुरक्कब अतफी बन जाता है। तहजीब के साथ जो है सकाफत वो लाजिम व मलजूम है, यानी एक दूसरे के मुतरादिफात हैं ये, रहने सहने के तौर तरीके और असूल रिवाज। अब पहला जो पॉइंट है, जो बच्चे मजमून लिखते हैं और बेहतरीन ऐसे लिखना चाहते हैं, वो पहले पॉइंट को बहुत अच्छे देखें। ये इसको डिफाइन अब आप कर रहे हैं यहाँ पे। पहला पॉइंट जो है, जाहिर है कि जब हम कोई भी ऐसे लिखते हैं, टॉपिक ये है, तो सबसे पहले हम उस टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, उस टॉपिक के ऊपर लिखेंगे। तो ये मजमून लिखने का तरीका होता है। तो सबसे पहले हम इसका मफहूम बयान करेंगे, ठीक है। तो जी आगे है, हर कौम की तहजीब और सकाफत मुख्तलिफ और इनफरादी रंगों की हामिल होती है, यानी हर कौम की अपनी तहजीब होती है, अपनी सकाफत होती है, और वो क्या है, मुख्तलिफ रंगों से सजी होती है। मुख्तलिफ रंगों की हामिल होने से मुराद है कि वो मुख्तलिफ रंगों का मजमुआ होती है, यानी किसी दिन कोई त्यौहार होता है, किसी दिन कोई त्यौहार होता है, और उसको पूरी कौम या हर इलाके के लोग जो हैं बड़ी खुशअस्लूबी से मनाते हैं, सर अंजाम देते हैं, और वो लगता है कि इस जो त्यौहार ने इस कौम की खुशियों को दोबाला कर दिया है। जैसे ईद उल फित्र का त्यौहार था, हमने मनाई तो है लेकिन उस जोश और जज्बे के साथ नहीं, क्योंकि आप जानते हैं जो भी हालात और वाकयात हैं उसके मुताबिक हम लोगों को बहुत ज्यादा इस दफा केयरफुली ईद मनाने की परी, और करना भी चाहिए, ताकि हम अपने मुल्क को, और मैंने आपको छुट्टियों से पहले भी कहा था कि आप खास तौर पे आखिरी अशरे में जो है दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके इस मुल्क को जो है और इस मुआशरे को उस वबा से पाक करे, ताकि हम लोग जो हैं आज़ादाना तौर पर अपने हर तौर तरीके और तहजीब व सकाफत को मना सके, रस्म व रिवाज को मना सके, अहम त्योहारों को मना सके। तो हर कौम की अपनी अपनी तहजीब होती है, और इसी तहजीब की वजह से इस कौम की शनाख्त होती है। शनाख्त कहते हैं पहचान को, यानी कि हर कौम अपने रसूम और रिवाज की वजह से पहचानी जाती है। तहजीब व सकाफत के आईने में किसी कौम के अकीदे, नजरियात, रस्म रिवाज और जुबान और इसकी मुख्तलिफ सरगर्मियों की निशानदही होती है। अब देखिए, मजमून लिखने के लिए ओवरऑल तहजीब व सकाफत पे बात की गई। अब हम जहाँ पे रहते हैं, जो असल टॉपिक है वो है पाकिस्तान के अहम त्यौहार। तो पाकिस्तान के हवाले से अब जो है वो बात की जाएगी। ये खास तौर पे बेटा मैं आपको साथ साथ इसलिए बताती जा रही हूँ कि ये ऐसे राइटिंग के लिए बहुत बेहतरीन ऐसे है कि आपको पता चलेगा कि इस तरीके से ऐसे लिखा जाता है। तो हमारा मुल्क पाकिस्तान एक ऐसी इकाई है, यानी एक ऐसा मुल्क है जिसमें मुख्तलिफ सकाफतों और तहजीबों का रंग शामिल है। कैसे, ये अभी आपको आगे बताएंगे। इसकी मिसाल एक रंगारंग गुलदस्ते की है, जहां हर फूल अपनी जुदागाना हैसियत होने के बावजूद गुलदस्ते से किसी तरह भी कम नहीं होता। ठीक है, यानी कि हमारा मुल्क एक ऐसा बाग है जहां रंग बिरंगी फूल खिलते हैं और हर फूल की अपनी अपनी अहमियत है। कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि मुख्तलिफ रंगों के फूल खिलते हैं और सबकी खुशबू भी एक जैसी हो, ऐसे कभी भी नहीं होता। और एक फूल दूसरे फूल से भी नहीं मिलता, हर फूल का रंग अलग है, उसकी खुशबू अलग है, गुलाब की अलग है, मोतिये की अलग है। तो इसके बावजूद हम जब एक गुलदस्ता बनाते हैं तो वो उस गुलदस्ते में तमाम फूलों की महक या खुशबू शामिल होती है, और उससे पूरा जो है कमरा जहां भी हमने वो गुलदस्ता रखा हुआ वो मुअत्तर हो जाता है, यानी कि महकने लगता है। तो इसी तरह से पाकिस्तान के इलाके पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अलावा मुतअद्दिद का मतलब होता है बहुत सी इलाकों और एजेंसियों का अपना अपना रहन सहन है। इसके बायस इसी वजह से इन इलाकों की जुबानें, पहनावे का मतलब होता है लिबास, तो इन इलाकों के पहनावे यानी लिबास, रस्म और रिवाज एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। लेकिन क्या है
اسلامی نظریے کی وحدت کہتے ہیں ایک ہونا، اکائی نے انہیں لری میں پرو دیا ہے۔ عقیدے اور نظریے کی اشتراک کا مطلب ہے مشترک ہونا، مل کے رہنا، اکٹھا ہونا، ان کے درمیان ایک ایسا مضبوط رشتہ پیدا کر دیا ہے کہ وہ مختلف ہوتے ہوئے بھی ایک دکھائی دیتے ہیں۔ یعنی کہ چاہے ہم کسی بھی علاقے، کسی بھی تہذیب سے تعلق رکھتے ہوں پاکستان کی لیکن ہمارے درمیان ایک رشتہ ایسا ہے، یعنی ایک بنیاد ہے ہماری۔ وہ بنیاد کیا ہے؟ کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ۔ اور ہم جب مسلمان مختلف رنگ کے لباسوں میں اپنے علاقوں کے علاقائی لباسوں میں بھی اکٹھے ہو کر کسی ایک جگہ جب اکٹھے ہوتے ہیں کس صورت میں؟ نماز کے لیے۔ چاہے ہماری اپنی الگ الگ پہچان ہے لیکن وحدت ہماری ایک ہے، کلمہ ہمارا ایک ہے اور قبلہ بھی ہمارا ایک ہے، اور جہاں پہ ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ تو پاکستانی تہذیب میں ان سب کا رنگ شامل ہے۔ پاکستانی تہذیب کو بنانے اور نکھارنے میں اسلامی روایات کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ اور مذہبی تہواروں میں شب برات، اب یہ مذہبی تہوار آ رہے ہیں، مذہبی تہواروں میں شب برات، شب معراج کا موقع جو تھا، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یوم عاشوراء محرم، یہ جب اس سیکوینس سے آ رہے ہیں۔ اب دیکھیں شب برات ہم منا چکی ہیں، شب معراج بھی ہو چکی، عید الفطر ہم منا چکے پچھلے ہفتے، اور اب جو ہے عید الاضحیٰ ہے، اور اس کے بعد محرم جب سٹارٹ ہوں گے تو 9ویں 10ویں محرم جو ہے وہ ہم عقیدت و احترام سے مناتے ہیں، جس کا مقصد اس واقعے کی یاد کو تازہ کرنا اور شہیدان کربلا کی کو اصالِ ثواب پہنچانا، اور جشن عید الميلاد النبی، یعنی کہ میلاد کا مہینہ جو ہے عید میلاد النبی خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ مذہبی تہوار ہے۔ اسی طرح سے غیر مسلموں کے تہوار، مذہبی تہواروں میں کرسمس، دسہرہ، دیوالی، یہ آپ کو پتہ ہے سکھوں کے ہیں اور ہندوؤں کے ہیں وغیرہ شامل ہیں۔ مذہبی تہواروں کے علاوہ قومی اور علاقائی تہوار بھی پاکستانی تہذیب و ثقافت کا حصہ ہیں، اور یہ تہوار لوگوں کے درمیان محبت اور اخوت کا رشتہ مضبوط کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے کاروبار اور تفریح بھی مہیا کرتے ہیں۔ پاکستان کے چند اہم ثقافتی، اب یہ مذہبی تہوار ہم سب اس کو جانتے ہیں، لیکن جو علاقائی تہوار ہیں، رسوم و رواج یا تہوار ہیں، جو تہذیب و ثقافت ہے ہماری علاقوں کی، وہ جو ہے وہ آگے یہ انہوں نے پوائنٹس میں بتائی ہوئی ہے، جس کے بارے میں ہم کل انشاءاللہ تعالی ریڈنگ کریں گے۔ تو آج جو ہے میں یہاں تک ہی آپ کا جو لیکچر ہے اس کو ختم کروں گی کہ پاکستان کے چند اہم ثقافتی تہواروں کی تفصیل درج ذیل ہے۔ صفحہ نمبر 20، آج ہم نے 19 پیج کیا، 20 کا ہاف کیا، باقی جو ہے کل انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ مذہبی تہواروں کا ہمیں پتا تھا، اور ہم نے ایک مضمون لکھنا سٹارٹ کیا، کیسے کہ سب سے پہلے اوورآل ہم نے تہذیب و ثقافت کے بارے میں جانا، اور پھر ہم نے پاکستان کے اہم قومی تہواروں سے واقفیت حاصل کی، جس میں کیا تھا؟ شب معراج، شب برات، عید الفطر، عید الاضحیٰ، اور یوم عاشوراء اور میلاد النبی۔